ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इटली और ब्रिटेन यात्रा के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढी। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोम और ग्लासगो की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी आज रोम पहुंचे हैं और वहां वो 16वीं G20 समिट और उसके बाद ग्लासगो में जो वर्ल्ड लीडर समिट है COP26 उसको अटेंड करेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना का जो पेंडेमिक है उसके बाद ये पहली कुछ ऐसी समिट्स हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी और बाकी वर्ल्ड लीडर्स भी अपनी एक फिजिकल प्रेजेंस होगी और वर्चुअल मीटिंग नहीं होगी। एम्बेसडर सज्जनहार, इसका क्या हम सिग्निफिकेंस निकालें कि एक तो जो पेंडेमिक के बाद वर्ल्ड लीडर्स मिल रहे हैं, G20 की समिट हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशन है वो बाद में ग्लासगो में होगा, और फाइनली हम देख रहे हैं बहुत अरसे के बाद वर्ल्ड लीडर्स एक फोरम पर मिलेंगे, फेस टू फेस बातचीत हो गई। और ये जो दोनों मुद्दे हैं, पेंडेमिक से जो इकोनॉमिक रिकवरी है और दूसरा क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है, इनको लेकर बातचीत होगी। तो दोनों जो समिट्स है उनका क्या इम्पोर्टेंस हमारे सामने आता है? ये दोनों शिखर सम्मेलन जो है सिमरन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बताया, ये पहली बार है करीब 2 साल के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी देश से बाहर जाएंगे इन शिखर सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिए। इससे पहले अभी कुछ ही समय पहले पिछले माह वो सितंबर में अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में। वो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग्स थी उनकी अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई और उसके बाद क्वाड में भी 4 देशों के बीच में वार्ता हुई और उन्होंने यूएन जनरल असेंबली के सेशन को भी वहां पर संबोधित किया। तो वो बहुत महत्वपूर्ण थी और इसमें प्रधानमंत्री स्वयं इन पर्सन सम्मिलित हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है भारत और प्रधानमंत्री स्वयं इन सम्मेलनों को बहुत ही अधिक महत्व देते हैं। और ये बात भी ठीक है क्योंकि ये G20 हम जानते हैं जो करीब 2008 से ये चला आ रहा है। ये 16वां शिखर सम्मेलन है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है। रोम ऑर्गेनाइज कर रहा है क्योंकि वो इस बारी उसका चेयरमैन है। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं तो और देशों के नेताओं से मिलेंगे, परंतु आज वो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल से और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, उनसे बातचीत उनकी हो चुकी है। आपको याद होगा जो इसी साल जून में उनका EU+27 के फॉर्मेट में उनकी मुलाकात हुई थी, जिसे इंडिया EU समिट के तौर पर वो देखा जा रहा था और उसमें बहुत ही द्विपक्षीय तरीके से क्या क्या क्षेत्र हैं जिनमें हम साथ में काम कर सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत हुई थी। ये जो 2 शिखर सम्मेलन है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें, जैसे आपने कहा, क्योंकि पूरी दुनिया के नेता साथ में सम्मिलित हो रहे हैं, तो इसका मतलब है जो कोविड-19 पेंडेमिक का जो प्रकोप है वो कुछ हद तक या काफी हद तक वो कम होता जा रहा है। हालांकि सभी को अभी एहतियात बरतनी होगी, सबको बहुत सावधानी से काम करना होगा क्योंकि वैक्सीन आ गई है और सभी देश वैक्सीन लगाने में बहुत तत्परता से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। भारत का हम जानते ही हैं, जो 16 जनवरी को हमारा अभियान शुरू हुआ, परंतु अभी तक हमने 100 करोड़ से अधिक हमने वैक्सीन लगा ली है। तो इसीलिए वैक्सीन और जिसे कहा जाता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको ध्यान में रखते हुए तो कोविड से हम जूझने में काफी हद तक सफल हुए हैं। हालांकि यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां की कोविड उसका प्रकोप अभी भी काफी तेज है, परंतु कैसे आगे चलते हुए स्वास्थ्य के बारे में सभी देश मिलकर काम कर सके, जो आर्थिक हानि पहुंची है सभी देशों को, उसके साथ कैसे जूझा जाए, क्योंकि विश्व के जो 190 देश हैं, सभी देशों में उनकी आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। सभी देश मिलकर आर्थिक जो स्थिति है उसको बेहतर कर सकते हैं और इसमें G20 का बहुत ही अच्छा उनको ये एक्सपर्टीज मालूम है, क्योंकि हम जानते हैं 2008 में जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था तब G20 का गठन हुआ था। G20 करीब दुनिया की 85% GDP को रिप्रेजेंट करता है, करीब 75% ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है और 70% करीब जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए जो वहां पर बातचीत होगी G20 के संदर्भ में और जो मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की दूसरे विश्व नेताओं के साथ, तो उससे इसको आगे ले जाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। COP26 की जहां तक बात है तो वहां पर ज्यादा फोकस रहेगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। विश्व का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, उसको हम कैसे
ठीक कर सकते हैं, उसको 1.5 डिग्रीज तक कैसे लिमिट किया जाए। अगर ऐसे बातें चलती रही तो ये अनुमान है जो इस सदी के अंत तक 2.7 डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। हमने जो देखा है, फ्लड्स आ रहे हैं, जो फॉरेस्ट फायर्स आ रही हैं, वो इसी कारण से हैं जो यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं। तो ये सब मुद्दे जो हैं, इनके ऊपर बातचीत की जाएगी रोम में और ग्लासगो में। मिस्टर सज्जनहार, मुद्दा ये भी उठता है कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि बहुत देर से बातचीत चल रही है क्लाइमेट चेंज पर हमको कोई, जो हम कहते हैं, रियल एक्शन नहीं दिख रहा है। तो COP26 को लेकर हमारी कितनी उम्मीदें हैं कि हमको एक्चुअली ग्राउंड वर्क में कुछ चेंज मिलेगा, जो दुनिया के देश हैं वो अपना कमिटमेंट करेंगे। जैसा आपने बताया कि दुनिया का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ग्लासगो में इस मीटिंग को लेकर, खास करके जब हम देखते हैं कि 120 देशों के जो हेड्स हैं वो वहां पर इकट्ठे होंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे। हमारा अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है तो बहुत अच्छा है क्लाइमेट चेंज में, पर ग्लोबली इस चीज को आगे हम कैसे लेकर जाएंगे ग्लासगो में? जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 6-7 साल से बहुत ही अच्छा है। जैसे कहा जाए, रिन्यूएबल एनर्जी में पहले जो हम कह रहे थे, हम 2022 तक करीब 20 गीगावाट एनर्जी हम रिन्यूएबल से प्रोड्यूस करेंगे। अब वो वाला जो टारगेट है हमारा 175 गीगावाट का हो गया है, और अभी तक हमने 100 गीगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने में हम कामयाब रहे हैं। इसमें 100 गीगावाट सोलर है और करीब 60 गीगावाट इसमें विंड एनर्जी। 2030 जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आखिरी साल होता है, तो तब हमारा टारगेट है जो हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करें, और हमारी जो इंटेंसिटी है, इकोनॉमिक इंटेंसिटी ग्रोथ की, वो कम हो जानी चाहिए तब तक। और भारत ही एक ऐसा देश है G20 में जो कि अपने पेरिस अकॉर्ड के जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से उनको मीट कर रहा है। क्या हम इससे उम्मीद रख सकते हैं? तो देखिए, उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए और उम्मीद बांधकर ही आगे काम करना चाहिए। परंतु अगर हम देखें जो विकसित देश हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तो उससे मैं कहूंगा जो ज्यादा हमको कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं होता है। क्यों ऐसी बात है? क्योंकि ज्यादातर अगर हम देखें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, ऐसी गैसेज, इनको बनाने में उन्होंने ही ये फॉसिल फ्यूल्स, चाहे कोयला या ऑयल या गैस, ये अपनी डेवलपमेंट के लिए इसको उन्होंने प्रयोग करके इस पूरे वातावरण को दूषित किया है। परंतु अब वो जोर लगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं विकासशील देशों पर, जो भी विकास की आपकी जो यात्रा है उसको आप रोकिए, क्योंकि इससे पूरे पर्यावरण में खराबी आ रही है। विकासशील देश जो हैं, जैसे भारत है, हमारा कमिटमेंट है अपने लोगों के लिए, जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक हो, उनके पास कमर्शियल एनर्जी, करीब 33% हमारे जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनके पास कमर्शियल एनर्जी नहीं आती है, तो उनको कैसे ये हम मुहैया करा सकते हैं एट अफोर्डेबल रेट्स, रिलायबल तरीके से उनको कैसे करा सकते हैं। और इसमें विकसित देशों ने ये कमिटमेंट लिया था पेरिस अकॉर्ड के साथ, जो करीब $100 बिलियन हर साल वो मुहैया कराएंगे विकासशील देशों को। तो एक उनकी तरफ से कंसेशनल फाइनेंसिंग कैपिटल देना चाहिए उनको, विकासशील देशों को, और जो उनके पास टेक्नोलॉजी है उसको भी उन्हें ठीक दाम पर मुहैया कराना चाहिए विकासशील देश। तभी ये साथ मिलकर ही इस चुनौती से हम जूझ सकते हैं। मिस्टर सज्जनहार, जैसा आपने कहा कि हर देश को साथ मिलकर ही जो हमारे सामने क्लाइमेट चेंज है इसकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में हम प्रधानमंत्री मोदी की इटली और ग्लासगो यात्रा को लेकर अपने डिस्कशन जारी रखेंगे। आज वो रोम पहुंचे हैं और 1 और 2 नवंबर को प्रधानमंत्री ग्लासगो में होंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की इटली और ब्रिटेन यात्रा के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोठी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।